तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत का 100 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में हम हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करवा दिए हैं। आप जाके उन क्वेश्चन को देखिएगा और आपका मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ हम मॉडल पेपर हिंदी, संस्कृत, साइंस का, सोशल साइंस का सब चैप्टर बाय चैप्टर हम कंप्लीट करवा दिए हैं। आप जाके उन वीडियो को देखिए और अपना तैयारी को काफ़ी मजबूत बनाइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो तब तक आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वर्णमय पात्र किसका मुंह से ढका हुआ है। तो याद रखिएगा, संस्कृत का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। स्वर्णमय पात्र जो है वो किसका मुंह से ढका हुआ है, तो याद रखिएगा वो सत्य के मुंह से हमारा ढका हुआ है। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि संस्कृत में विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत में यदि विभक्तियाँ के बारे में पूछे तो वो हमेशा 7 प्रकार के होती है। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तद में कौन सी संधि होती है। ध्यान रखिएगा, तदर्थ में कौन सी संधि होती है, तो उसमें हमेशा व्यंजन संधि होती है। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत शिक्षा का यदि हम विग्रह करेंगे तो वो संस्कृतम शिक्षा बनेगा। ठीक उसी प्रकार नाना अवयव के योग में कौन सा विभक्ति नहीं होता है। तो नाना शब्द यदि पूछा जाए और उसमें कौन सा विभक्ति नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा उसमें हमेशा चौथी विभक्ति नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार धारे रुतम मन में सूत्र का कौन सा वाक्य का उदाहरण बनेगा। धारे रुतम मनम में कौन सा सूत्र का उदाहरण बनेगा, तो ध्यान रखिएगा उसका जो बनेगा वो मोहन श्यामया संतम धारेति। इसका बिल्कुल ए आंसर राइट आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उभयता शब्द में हमको बताना है कौन सा विभक्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा उभयता में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संप्राता में कौन सा प्रत्यय है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी संस्कृत का पेपर हो या हिंदी का पेपर हो, आपका प्रत्यय उपसर्ग हमेशा फेवरेट होता है बिहार बोर्ड के लिए। इसलिए आप लोग प्रत्यय और उपसर्ग जरूर पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे हमको संप्राता में हमको कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान देखिएगा प्रत्यय हमेशा जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्द के हमेशा आगे लगता है। हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं, इसलिए आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर कत हो जाएगा, क्योंकि संप्राता में हमेशा कत शब्द का प्रत्यय का उपयोग होता है। अब देखिए, अब हमको सरिसा शब्द का मूल रूप बताना है कि सरिसा शब्द का मूल रूप क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, सरिसा शब्द का मूल रूप है वो सर बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पूछा गया, एदी किस धातु का रूप होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो एदी जो है वो एद धातु का रूप होता है। अब देखिए, वच प्लस कतुआ से कौन सा अवयव बनेगा। अब हमको वच प्लस कतुआ से कौन सा अवयव बनेगा, तो ध्यान देखिएगा वच प्लस कतुआ से हमेशा वदित्वा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, वदित्वा बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह एकदा में कौन सा तद्वितीय प्रत्यय है। अब देखिए, हमको तद्वितीय प्रत्यय बताना है कौन सा शब्द में, तो एकदा में। तो ध्यान रखिएगा, एकदा में हमेशा तहसील शब्द का प्रत्यय बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, तो तहसील शब्द का। अब देखिए, पति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अब हमको पति का स्त्रीलिंग रूप बताना है कि इसका क्या बनेगा। तो ध्यान देगा, पति का क्या बनता है स्त्रीलिंग, आप लोग पता है कि पत्नी बनेगा। अब देखिए, सत में जयते नात्रितम पाधांश किस उपनिषद से संकलित है। अब देखिए, जो सत में जयते है जो हमारा शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है। तो इसका जवाब आपको हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम आपको लिए हमेशा छोड़ते रहते हैं हर वीडियो में। अब देखिए, अपिहितम का अर्थ हमको बताना है कि अपिहितम का अर्थ क्या बनेगा। तो ध्यान देखिएगा, अपिहितम का जो अर्थ है वो ढका हुआ से इसका मतलब होता है। ठीक है, अब हमको बताना है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था। यानी कि पटना में युद्ध, आग और बाढ़ का हमेशा भय रहता है, यह शब्द है वो किसने कहा था या नारा किसने दिया था, तो भगवान बुद्ध ने दिया था। ठीक है, अब देखिए, पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है। अब हमको बताना है कि पाटलीग्राम जो नदी है वो किस तट पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, यह गंगा के तट पर स्थित है। अब देखिए, अलसकटा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यानी कि ये भी अलस कथा से बार बार क्वेश्चन आ जाता है आपके बिहार बोर्ड में कि अलसकटा जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है। ध्यान रखिएगा, वो पुरुष परीक्षा से क्या है वो संग्रहित है। ठीक उसी तरह अलस कथा कैसी कथा है, ये भी देखिए अलस कथा से फिर से आ गया कि अलस कथा है वो कैसी कथा है। तो ध्यान दीजिएगा, वो व्याज्ञात्मक कथा है। कैसा है दोस्तों, व्याज्ञात्मक कथा है। ठीक है,
अब देखिए अगला है यहाँ पे संस्कृत का पूछा गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायणे, ये डैश में हमको खाली जगह भरना है कि कवियत्रियान साधारणतम पदयानी लभ्यन्ते, रिक्त स्थानों को उचित स्थान पे विकल्प में कौन सा शब्द भराएगा। तो ध्यान देखिएगा, ये उसका आंसर बन जाएगा चतुर्विरसाती। ये पैराग्राफ से क्वेश्चन से लिया गया था। आप जरूर नहीं कि क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप इस टाइप का क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। हो सकता है बिहार बोर्ड आपकी परीक्षा में प्रवेश करके आप इस क्वेश्चन को दे सकता है। अब देखिए, जनक की सभा में शास्त्र कुशलता कौन थी। अब हमको बताना है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। तो ध्यान रखिएगा, जनक की सभा में जो शास्त्र कुशल थी जो कौन थी, तो वो गार्गी थी। कौन थी दोस्तों, तो गार्गी थी। अब देखिए फिर से हमारा एक संस्कृत का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। पोदक्ष शतके अच्युत राय से राजी तिरुवम लामता। अब इस डैश जगह में हम खाली जगह पे भरना है। नामका प्रोड और चपू काव्य रमणीयत, रिक्त स्थान की पूर्ति उच्च स्थानों पर विकल्प में सही जगह पे हमको भरना है। यानी कि इस स्थान पे हमें यहाँ पे खाली जगह पे हम निम्नलिखित में कौन सा शब्द भराएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, वर्ड दामिगी पारिनियन। ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखिए, संस्कृत का कुछ ऐसे वर्ड हैं, आपको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो संस्कृत आपको बिल्कुल ही इजी लगेगा। लेकिन संस्कृत का पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, इसलिए आप लोग इस पेपर को बिल्कुल सीरियस होकर पढ़िएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा सर्वोदित है। यानी कि विशाल जो संस्कृत साहित्य है वो किसके द्वारा संकलित है या सर्वोदित है। तो ध्यान रखिएगा, वो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा क्या है, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है। तो ध्यान रखिएगा, भारत महिमा पाठ में देखिए एक बार हम आपको बार रिपीट करेंगे कि भारत महिमा हो या अलस कथा हो या आलसियों के बारे में हो, ये चीज़ आप जरूर पढ़ के जाइएगा संस्कृत का पेपर में। ठीक है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन बिहार सरकार 1-2 क्वेश्चन आपको देती ही है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत महिमा में हमको बताना है कि पुराण में कितने पद संकलित हो। ध्यान रखिएगा, वो हमेशा इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए आप गावी पद का अर्थ क्या होता है। आप गावी पद का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो सागरों से होगा। क्या होगा दोस्तों, तो सागरों से होगा। अब देखिए भारत भूमि सदा किसके सेवित है। अब हमको बताना है कि भारत भूमि जो है वो सदा किससे सेवित है। तो याद देखिएगा, भारत भूमि है वो सागर से भी होती है सेवित है, नदियों से भी है, और सबसे बड़ी बात है वो पर्वत और झरनों से भी क्या रहती है, वो सेवित है। यानी कि इस ऑप्शन का डी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। अब हमको गर्भाधान का संस्कार का प्रयोजन बताना है कि क्या है। तो ध्यान देखिए, गर्भाधान जो होता है वो गर्भ की रक्षा करता है, गर्भवती की भी रक्षा करता है, और सबसे बड़ी बात है कि गर्भ शिशु में जो संस्कार रोपण होता है उन सब की भी क्या करता है, गर्भाधान का संस्कार का इसके अंदर आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि देवा गीत कहानी गायंती, यानी कि देवा गीत को गाते हैं, प्रश्न निर्माण के लेखक पद में कौन सा पद होगा। अब हमको बताना है कि यदि देवा गीत गाते हैं तो इसमें प्रश्न निर्माण के लिए रेखा पद के स्थान पर कौन सा पद होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो के होगा, इसका कौन सा पद होगा, तो के होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आकृष्य अवयव का अर्थ क्या होता है। अब हमको आकृष्य अवयव का अर्थ हमको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देखिएगा, खींच करके। आकृष्य का अर्थ क्या होगा, खींच करके। ठीक है। चलिए अगला पूछते हैं। अगला भी पटना से निबंध है। पटना के संबंध में पूछा गया कि गोलघर कहाँ स्थित है। ये आप लोगों को पता है कि गोलघर जो है वो कहाँ है दोस्तों, तो पटना में है। ठीक है। अब देखिए स्त्रीनान गति पतिरेव, प्रश्न निर्माण की रेखा कित पद के स्थान पर क्या होगा। यानी कि स्त्रीनान गति पतिरेव, यानी स्त्रियों के लिए पति क्या है, देवता के समान होती है, और उनके लिए भी गीत भी गाती है। ये चैप्टर का क्वेश्चन चैप्टर 5 का शायद ये श्लोक वहाँ से उठा गया है। अब हमको बताना है कि पद के स्थान पर कौन सा इसका आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो केसाम होगा। क्या होगा दोस्तों, तो केसाम होगा। ठीक उसी प्रकार गुरुद्वारा कहाँ स्थित, हम सभी जानते हैं कि गुरुद्वारा कहाँ है, तो पटना में है, या पटना के पटना साहिब में है। ठीक है। अब देखिए हम सब में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए। देखिए हम सब में यानी कि भारतवर्ष में हम लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, तो देशभक्ति होना चाहिए। गुरु भक्ति नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, देशभक्ति होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। देखिए स्त्री प्रत्यय जो होता है, आपको स्त्री प्रत्यय भी पढ़ना चाहिए। स्त्री प्रत्यय जो है ना वो डीप हमेशा स्त्री प्रत्यय के लिए बनता है। यानी कि स्त्री प्रत्यय जब भी आपको पूछे और ऑप्शन में जहाँ आपको डीप मिल जाए तो वहाँ से
से आप आंख बंद करके मार के आ जाइएगा। अर्थात चाहे कोई भी शब्द हो, आपको परोपकारी बोले, साचन बोले, भारतवर्ष बोले या कोई भी आपको शब्द बोले, लेकिन ऑप्शन में यदि आपको क्वेश्चन में यदि स्त्री प्रत्यय मिल जाए तो आप डीप मार के आ जाइएगा। आपको बिना एक नंबर ही, बिना क्वेश्चन पढ़े आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, डैश रक्षा भवंती, कौन रक्षा करता है? रिक्त स्थान के लिए हमको सही शब्द हमको भरना है, तो ध्यान रखिएगा बलवंत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सानच्य प्रत्यय का उदाहरण निम्नलिखित में कौन होगा? अब हमको सानच्य शब्द का हमको प्रत्यय का उदाहरण बताना है, तो ध्यान रखिएगा सानच्य का जो होगा वो वर्ध मानव, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए, कुर्वन में कौन सा प्रत्यय है? अब हमको कुर्वन में हमको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा कुर्वन शब्द में हमेशा श्रित इसका राइट आंसर होगा। श्रित में प्रत्यय होता है, कुर्वन में शब्द में श्रित इसका प्रत्यय बनता है। अब देखिए, ठग प्रत्यय से निम्नलिखित में कौन सा शब्द बनेगा? अब हमको ठग शब्द से बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बनेगा। ध्यान रखिएगा ठग से हमेशा सामाजिक बनेगा, क्योंकि सामाजिक में लास्ट में क्या आता है दोस्तों? तो क आता है। ठीक है, सामाजिक जब आप उच्चारण करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? तो क निकलेगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बगछ, बगछ किस लकार का रूप है? अब बगछ हमको बताना है कि किस लकार रूप है। ध्यान रखिएगा वो हमेशा लंग लकार का रूप होगा। ठीक है, अब देखिए, प्रथितवा पद में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथितवा शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? ध्यान रखिएगा प्रथितवा में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। अब देखिए, तेसु शब्द का मूल रूप क्या होगा? तेसु शब्द का मूल रूप हमको बताना है कि क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा तेसु शब्द का जो मूल रूप होगा वो तत् होगा। क्या होगा दोस्तों? तो तत् होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अध्ययन अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, उपसर्ग से क्वेश्चन आ गया। हम बार बार बोले थे कि उपसर्ग का प्रत्यय आता ही है, तो उपसर्ग हमको पहचानना है कि उपसर्ग तो क्या होता है। उपसर्ग हम उन शब्द को कहेंगे जो शब्द के क्या लगता है? आगे लगता है। तो अध्यापन में हमेशा क्या होगा? तो दोस्तों तो अभी होगा। ठीक है, अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा बोला गया है, प्रत्ययहम में कौन सा उपसर्ग है? अब प्रत्ययहम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रति होगा, प्रति। ठीक है, अब चलिए, किस वाक्य में यतिसच निधानम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? यानी कि किस वाक्य से अब हमको यतिसच निधानम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रुदिते पुत्रे पिता वनम जागनम, यानी कि पुत्र से ही वन क्या होते हैं? जागते हैं, उदारित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अलम समर्थ के लोग कौन सी विभक्ति होती है? यानी कि अलम शब्द में हमको बताना है कि कौन सी विभक्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा अलम में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। अब देखिए, शह माशम व्याकरम अदिते, यानी कि शह माशम व्याकरम अदिते किस वाक्य का उदाहरण है? श का मतलब होता है वाह, माशम यानी व्याकरम का, अदिते का हमको इसका अर्थ बताना है कि इस पूरे वाक्य में कौन सी विभक्ति होती है और यह किस सूत्र का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ जब इस सूत्र का उदाहरण पूछे तो याद रखिएगा इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो काल धवनो रयंतम संयोगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? हम सभी जानते हैं कि संप्रदान कारक जो होता है वो 8 प्रकार का होता है और उस 8 कारकों में एक कारक होता है जिसको हम लोग संप्रदान कारक बोलते हैं, और इस संप्रदान कारक में हमेशा चौथी विभक्ति होती है। अब देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में हमको बताना है कि पिता है अंबर जिसका, यानी कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास उसको समास को बोलते हैं जिसमें विशेषण भी होता है और विशेष भी होता है। जैसे लंबा है उदर जिसका, नीला है अंबर जिसका, उसी तरह पिता है अंबर जिसका, यानी कि ये इसमें क्या बता रहा है? विशेष भी बता रहा है प्लस किसी का विशेषण भी बता रहा है, यानी कि पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होगा। अब देखिए, अब हमको बताना है द्विगु समास में किसका उदाहरण है। देखिए, द्विगु समास उसको बोलते हैं जिसमें संख्या का बोध होता है, यानी कि इसमें हमको जिसमें संख्या आपको दिख जाए तो उसमें क्या होगा? द्विगु समास होगा। जैसे कि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टा का मतलब होता है, अष्टा का मतलब होता है दोस्तों 8, अष्टा का मतलब क्या होता है दोस्तों 8, और 8 मेरा एक तरह का क्या है? 8 मेरा एक तरह का क्या है दोस्तों? संख्या है, और संख्या को बोध करा इसका मतलब इसका मेरा क्या आंसर हो जाएगा? द्विगु समास होगा। यानी कि द्विगु समास इसमें से कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो अष्टाध्यायी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ लेंगे। 50वां क्वेश्चन हमारा पूछा गया है किस समास का उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर तत्व पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है? वो प्रधान होता है। देखिए, समास से भी क्वेश्चन आ गया है। विश्वा सह भूमि का विग्रह यदि हम करेंगे तो क्या बनेगा? हमको विश्वा भूमि का हमको विग्रह करना है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों उसका विश्वासस्य भूमि इसका विग्रह शब्द बनेगा। अब देखिए, तद दानम पद में कौन सी संधि होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों तद दानम में हमेशा व्यंजन संधि होती है।
ठीक है। आगे आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। आप वीडियो में बने रहेंगे, देखिए आपको पूरा इजी क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए, कवि रयम में किन वर्णों की संधि हुई है। अब कवि रयम में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मॉडल लगता है पीडीएफ कट गया दोस्तों, कोई नहीं, देखिए नहीं कटा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कवि रयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कवि रयम में हमेशा विराम प्लस अ की संधि हुई है, ठीक है। अब देखिए, मात्रा देश संधि का सही विच्छेद करना है, यानी कि मात्रा देश का हमें सही संधि विच्छेद करेंगे तो वो हमेशा मातृ प्लस आदेश बनता है। क्या दोस्तों, मातृ प्लस आदेश, ऑप्शन ए बिल्कुल उसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, सह गच्छति का संधि विच्छेद करना है, सह गच्छति का हमको संधि विच्छेद करना है तो वो क्या बनेगा, साग गच्छति। क्या बनेगा दोस्तों, साग गच्छति। अब देखिए, नवसत का संधि कौन सा संधि का उदाहरण है। नवस्त का संधि का हमको यदि उदाहरण निकालना है दोस्तों तो इसका जो गुण बनता है, नवस्त का संधि का कौन सा उदाहरण बनता है, गुण बनता है, क्योंकि गुण से ही क्या बनता है दोस्तों, तो नवस्त बनता है, ठीक है। अब देखिए, अनाहुत किस समास का उदाहरण है। यदि हमको अनाहुत का उदाहरण निकालना है तो दोस्तों तो इसका नए समाज बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, नए समाज बनेगा। नए समाज जो होता है जिसमें ना की संख्या बोध आती है उसको नन समास हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, समास बोलते हैं, क्योंकि समास जो होता है वो टोटल 6 प्रकार के होता है। आपको समास के भेद भी निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अंतरा अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। अब हमको अंतरा अवयव में निकालना है कि अंतरा अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, अंतरा में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। अब चलिए दोस्तों, अब देखिए, रुच्यथानम प्रियमानम सूत्र का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा होगा। रुच्यथानम प्रियमानम सूत्र का यदि हमको उदाहरण निकालना है तो इसका जो ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर होगा, बालकाय फलानी रोचयन्ते, ठीक है। अब देखिए, अगला पूछा गया, आचार्य डैश, इसमें खाली जगह पे हमको भरना है कि आचार्य वेदान अपाठ्य रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भराएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य जो वेदान अपाठ्य यानी कि आचार्य कितने वेद पढ़ते थे, वो हमेशा 4 वेद पढ़ते थे। ये बुक का पाठ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अंत्येष्ट संस्कार कब होता है, यानी कि अब हमको बताना है कि अंत्येष्ट संस्कार कब होता है। ध्यान रखिएगा, अंत्येष्ट संस्कार जो है वो मरणोपरांत के समय होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, इसी तरह का हमको अगला क्वेश्चन बताना है कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, संस्कार जो है वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, यानी कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य यही है कि गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी कि गुरु गृह जो होगा वो गृहस्थ तक प्रवेश कर जाएगा, कब, जीवन में, तब उसको हम कौन सा संस्कार बोलेंगे, तो समावर्तन संस्कार बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह का अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपनयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, उपनयन जो है वो शिक्षा के संस्कार के अंतर्गत आता है। अब देखिए, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है, यानी कि नीति श्लोका एक पाठ है और उस पाठ में कितने श्लोक है, तो ध्यान रखिएगा उस पाठ में हमेशा 10 श्लोक होते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पराक्रम डैश में, यानी कि यहाँ पे हमको खाली जगह भरना है, तो पराक्रम डैश हंति, इसमें कौन सा सही शब्द होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा अकीर्ति होगा। क्या होगा दोस्तों, तो अकीर्ति होगा। देखिए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम तिथि क्या है, यानी कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर हमको परम तिथि बताना है। तो ध्यान रखिएगा, नीति श्लोका में हमेशा विद्या के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, अपृष्ट पद का अर्थ क्या होता है। अपृष्ट पद का जो अर्थ होगा वो बिना पूछे हुए, क्या होगा दोस्तों, तो बिना पूछे हुए, ठीक है। अब चलिए, राम प्रवेश, राम को छात्रनान अध्ययन तप्त उपदेश किसने दिया था, यानी कि राम प्रवेश को छात्रा में अध्ययन करने के लिए कौन उद्देश्य दिया। तो ध्यान रखिएगा, गुरु ने उसका उद्देश्य दिया था। कौन दिया था राम प्रवेश में जाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो गुरु ने दिया था। अब देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कनियसी पद का अर्थ क्या होता है। तो कनियसी पद का अर्थ क्या होता है, छोटो, तो छोटी होता है। क्या होता है, तो छोटी। अब देखिए, राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है। तो राम प्रवेश की जो प्रतिष्ठा है वो अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन में है। कहाँ है दोस्तों, अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन में। अब देखिए, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर दिया था। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर दिया था, किसके अंतर्गत आएगा, तो ये धर्मांतरण के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो गुजरात राज्य में हुआ था।
अब देखिए स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे थे? तो स्वामी दयानंद थे ना, वो यदि घर छोड़े तो वो घूमते हुए मथुरा पहुँचे थे। ये आप लोग को भी पता है और कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने हैं और एक बार देख के एग्जाम में चले जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि विहाय अवयव का अर्थ क्या होता है? तो विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। अब देखिए किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार किया था? ये आप लोगों को पता है। तो दलित लोग जो थे वो हिंदू समाज का तिरस्कार कर दिए थे और धर्मांतरण स्वीकार को अपना लिए थे। अब देखिए मंदाकिनी अर्थ का क्या अर्थ होता है? मंदाकिनी अर्थ का क्या अर्थ बनेगा? तो ध्यान देखिएगा, उसका अर्थ होगा सरस्वती नदी। अब देखिए मंदाकिनी वर्णन पाठ में कितने श्लोक है? यानी कि मंदाकिनी जो चैप्टर है उसमें कितने श्लोक दिया हुआ है? तो ध्यान देखिएगा उसमें भी 10 श्लोक है। ठीक है, अब देखिए लाभ पद में कौन सा प्रत्यय होगा? यानी कि लाभ शब्द में हमको बताना है कि कौन सा प्रत्यय होगा, तो उसका कौन सा सब प्रत्यय बनेगा? श्रित बनेगा। यानी कि लाभ में कौन सा प्रत्यय होता है? तो श्रित होता है। अब देखिए नदीम अभित डैश में हमको खाली जगह भरना है, इसमें कौन सा शब्द होगा? और रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो ध्यान रखिएगा नदी में हमेशा इसका पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पर्वत। अब देखिए राजन शब्द का रूप सतमी में हमको एक वचन बताना है। राजन का सतमी विभक्ति का हमें एक वचन बताना है। तो ध्यान रखिएगा राजन का सतमी का एक वचन राजी होता है। क्या होता है? तो राजी होता है। अब देखिए हरित शब्द में कौन सा धातु है? हरित में कौन सा शब्द का धातु बनेगा? तो याद रखिएगा हरित जो है वो हर से बनता है। क्या चीज से बनता है दोस्तों? तो हर से बनता है। अब देखिए तुमन प्रत्यय अव्यय निम्नलिखित में कौन सा होगा? अब तुमन में हमको प्रत्यय अवयव बताना है। तो ध्यान देखिएगा तुमन में प्रत्यय अवयव जो है वो नन तुम बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? तो नन तुम बनेगा। अब देखिए कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? अभी हम तुरंत बताएं कि कोकिला में स्त्री प्रत्यय हमको बताना है। तो ध्यान देखिएगा कोकिला में ती बनेगा। कौन सा बनेगा दोस्तों? तो ती बनेगा। अब देखिए प्रागेव और यौवन दशाय मूर्ति दुर्वस्त्र। देखिए कितना बड़ा शब्द, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। प्रागेव यौवन दशाय मूर्ति दुर्वत आश्रम, यह किसकी उक्ति है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यह जो है वो पथिक की उक्ति है। बूढ़ा बाग यानी कि रास्ता का पथिक हम लोग बोलते हैं, वो उस लाइन से ये लिया गया है। ठीक है, अब देखिए बाघ के हाथ में क्या था? अब हमको बताना है कि बाघ के हाथ में क्या था दोस्तों? तो बाघ के हाथ में पत्थर था। ये चैप्टर का है। अब देखिए बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ जो है वो सोने का सिक्का देना चाहता था। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम ये सब करवाए हुए। ठीक है, आप एक बार कसिम उसको कल आपको देखना है, आपको याद नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ एक बार देखना है और बहुत फास्ट में देखना है, क्योंकि आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। आप जो याद करने के लिए बैठेंगे, आप एक ही चीज़ को बार बार देखते रहेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि आपके पास उतना समय बिल्कुल नहीं बचा है। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन पूछ चलेंगे कि किसके बिना ज्ञान आभार है? अब हमको बताना है कि किसके बिना ज्ञान आभार है। तो याद रखिएगा क्रिया के बिना ज्ञान क्या है? आभार है। जिस तरह हम फास्ट आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरह आप भी फास्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि फास्ट पढ़ेंगे आपका भी नॉलेज बहुत फास्ट गेन होगा। अब देखिए पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा? अब हमको बताना है कि पटु का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। ध्यान रखिएगा पटु का जो है वो पटुह बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? पटुह। लास्ट में देखिए हमको उच्चारण स्थान में निकालना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है सर्व प्लस तल में कौन सा अवयव बनेगा? तो अब सर्व प्लस तल में हमको कौन सा अवयव बनेगा दोस्तों? तो ध्यान देखिएगा सर्व प्लस तल में कौन सा अवयव बनेगा? तो इसका जो आंसर होगा वो सर्वथा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? तो सर्वथा बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कृतवंत में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? कृतवंत में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कृतवंत में हमेशा, जो हमेशा का मतलब हमेशा, इसका कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं कि प्रत्यय हमेशा चेंज होता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो कृतवंत में हमेशा श्रित प्रत्यय होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पा धातु के लीट लकार में मध्यम पुरुष का बहुवचन हमको बताना है कि मध्यम पुरुष का बहुवचन लीट लकार का क्या बनेगा दोस्तों? तो याद रखिएगा पा धातु का लीट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन जो है वो हमारा ये बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों? पारस्त बनेगा। क्या बनेगा? पारस्त बनेगा, क्योंकि स्यति स्यंथा स्यंथी लास्ट में आता है ना। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन
94 नंबर बोला गया है कि किस समास का पहला पद जो होता है वो अवयव होता है। तो ध्यान से रखिएगा दोस्तों, जब भी पहला पद अवयव आवे तो आंख बंद करके आप अवयवी भाव समास मार के आ जाइएगा। अब देखिए 9 + 1 की संधि से कौन सा शब्द बनेगा, यानी कि 9 + 1 यदि दोनों शब्द को हम यदि जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, नाविक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, तो नाविक बनेगा। अब देखिए तत्र + शिव की संधि से कौन सा शब्द बनेगा। अब हमको तत्र + शिव की संधि से बताना है, शिव की संधि से बताना है कौन सा शब्द बनेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तच्छित्व बनेगा। क्या बनेगा, तच्छित्व बनेगा। अब देखिए कर्ण किस देश का राजा था, ये हम सभी जानते कि कर्ण किस देश का राजा था दोस्तों। ये आपको भी मालूम है कि कर्ण जो था वो सबसे बड़ा अंग देश का राजा था। उनको अंग देश का राजा भी कहा जाता है। किसे, तो कर्ण को। अशांति से क्या होता है, अशांति जो है वो मानवता का विनाश करता है। यदि अशांति किसी के अंदर आ जाएगा, वो मानवता का घमंड, कठोर, और ये सबसे बड़ा है कि उसको जो आत्मनिर्भर सब क्या कर देगा, मानवता का विनाश कर देगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा शांति से ही रहना चाहिए। अब देखिए शास्त्राकार पाठ किस शैली में है। अब हमको बताना है कि शास्त्राकार बताना है कि किस शैली से है। तो ध्यान देखिएगा, वो प्रश्नोत्तर से है। कौन सा दोस्तों, प्रश्नों उत्तर से है। अब देखिए आज की डेट का आज के हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वारण पद का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो ध्यान देखिएगा, वारण पद का अर्थ क्या होता है, तो घोड़ा होता है। यह एक तरह का हिंदी वर्ड है कि वारण को संस्कृत में, घोड़ा को संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं, वारण बोलते हैं। और यदि ये 100 वीडियो टोटल हम यहाँ पे आपको करवा दिए हैं, और ये 100 वीडियो जो है ये संस्कृत का है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हम हिंदी का भी वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और मॉडल पेपर भी हम सॉल्व करवा दिए हैं। यदि आप चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पहले वीडियो मिले और पहले आप ज़्यादा नंबर ला सकें। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यदि आप मॉडल पेपर यदि आप सॉल्व नहीं किए हैं तो जाके आप मॉडल पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 2025 का हम हिंदी भी करवा दिए हैं, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस सब यहाँ पे सॉल्व हो गया है। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जाएगी। और इसी तरह फिर हम इसी तरह अगले पार्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, अगले पार्ट में हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, फिर से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर हम साइंस का लाएंगे, फिर सोशल साइंस का लाएंगे, या इससे पहले भी हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्ले लिस्ट में बना के रखे हुए हैं। आप लोग उन सबको देखकर भी अच्छा नंबर लाइए। इसी तरह आपके पास टोटल 500 से 600 पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। और उसको पढ़ के यदि आप एग्जाम में जाएंगे तो यकीन मानिए आपको कंफर्म है कि आपको 40+ कोई नहीं काटेगा पर सब्जेक्ट में। ठीक है, आप मेरा ही वीडियो को यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आप कंफर्म माने कि 40+ आपको कोई नहीं काटेगा। आप प्ले लिस्ट में जाइए, पहले से वीडियो बना हुआ है, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो या संस्कृत हो, सबका ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं। आप जाके देखिए, और आने वाला वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा। टोटल पर सब्जेक्ट से हम टारगेट लिए हुए हैं 600 ऑब्जेक्टिव हम टारगेट लेके चल रहे हैं। आप पर सब्जेक्ट से यदि आप 600 ऑब्जेक्टिव करके जाते हैं तो यकीन मानिए आपको 40 या 50+ कोई नहीं काटेगा। बस आपको याद नहीं करना है, बस आपको सिर्फ एक बार देखना है। आप देखकर यदि एग्जाम सेंटर से यदि आप एक दिन पहले भी आप कम से कम देख के चल जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको 40+ तो कंफर्म है, कोई नहीं काटेगा। जो विद्यार्थी वीक है और जो बच्चे तेज है, उनको यदि खाली रीडिंग डालने आता है वो तो 50+ यूं ही ला लेगा, खड़े बैठे रहेगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इस वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।